अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 3 सीन शुरू होता है। सारे कैडेट्स एक जगह खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़का जीन कर्स्टिन से कहता है, लकी बास्टर्ड्स, तुमने टॉप 10 में जगह बना ली। जरूर तुम मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड ज्वाइन करोगे, है ना? फिर जीन किस्टन कहता है, ये तो जाहिर सी बात है, वरना भला मैंने टॉप 10 में आने का लक्ष्य रखा ही क्यों होता। साइड में बैठा मार्को बॉट जीन से कहता है, मैं भी एमपीएस के साथ ही जा रहा हूँ। राजा के करीब रहकर काम करना, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। जीन उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी वही नेक इंसान बनने का नाटक कर रहे हो मार्को? फिर जीन उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम सच में कैसा महसूस करते हो। तुम इंटीरियर जाने का इंतजार नहीं कर सकते, है ना? फिर जीन कहता है, आखिरकार हमें इस घटिया और दम घोंटने वाले फ्रंट लाइन टाउन से छुटकारा मिल ही जाएगा। इंटीरियर में एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है ना? लेकिन मार्को गुस्से में जीन से कहता है, शर्म करो, कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। जीन उससे कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक होनहार छात्र थे। फिर जीन उन पर हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? फिर जीन चिल्ला कर कहता है, मेरा मतलब इंटीरियर में रहने का मौका मिलना ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? या फिर मौका मिले तो क्या तुम यहीं इस ह्यूमन स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहना पसंद करोगे, या जो कुछ भी वे इसे बुलाना पसंद करते हैं? कोई भी इसका जवाब नहीं देता। फिर जीन एनी और एक कैडेट से पूछता है, तो तुम किस में ज्वाइन होना चाहते हो? वो कैडेट कहता है, मैं मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में अप्लाई कर रहा हूँ। एनी भी कहती है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे जैसा समझे। पीछे से एरन जीन से कहता है, तुमने कहा कि इंटीरियर कंफर्टेबल है। 5 साल पहले तक ये टाउन भी इंटीरियर का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर एरन कहता है, जीन, तुम्हें इंटीरियर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, क्या तुम्हारे दिमाग का इंटीरियर काफी सॉफ्ट नहीं है? ये सुनते ही रेनर की हंसी छूट जाती है। जीन एरन को जवाब देता है, एरन, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक इडियट हूँ? वेल, मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि मैं रियलिटी को देख सकता हूँ कईयों से ज्यादा। फिर कहता है, 4 साल पहले इंसानी आबादी का 20% हिस्सा उन इलाकों को वापस पाने के लिए भेजा गया था जिन्हें टाइटन्स ने छीन लिया था। पूरी ताकत के साथ हमला किया गया था और उनमें से ज्यादातर लोग सीधे ही टाइटन के मुंह में जा गिरे। अपनी जमीन वापस पाने के लिए हमें और कितने लोगों की जरूरत पड़ती? हर एक टाइटन जिसे हमने हराया, उसके बदले हमारे 30 इंसान मारे गए। लेकिन इस प्लेनेट पर राज करने वाले टाइटन्स की गिनती पूरी इंसानियत की आबादी के 1/3 हिस्से से भी कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है ये बिल्कुल साफ ही हुआ है, टाइटन्स के सामने इंसानियत का कोई चांस नहीं है। फिर कहता है, देखो, तुम्हारी वजह से यहाँ मातम जैसा माहौल हो गया है। एरन कहता है, तो क्या? जीन गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? एरन कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे नहीं लगता हम जीत सकते हैं, इसलिए मैं हार मान रहा हूँ। फिर एरन कहता है, बताओ मुझे, हार मान लेने में ऐसी क्या अच्छी बात है? क्या रियलिटी से भागते भागते अपनी उम्मीद खो देना ही बेहतर है? पहली बात तो ये है कि अगर मटेरियल के तौर पर देखा जाए तो टाइटन्स से हमारी हार तय है। पिछली बार हम इसीलिए हारे क्योंकि हम टाइटन्स को समझते नहीं थे, पर अब जो जानकारी हमारे पास है वही हमें फ्यूचर में जीत दिलाएगी। और फिर भी तुम उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजीज बनाना छोड़ रहे हो। क्या तुम्हें टाइटन का खाना बनने का इतना ही शौक है? हद है यार। फिर कहता है, मेरा एक सपना है, इन टाइटन्स को जड़ से मिटा देना और इस घुटन भरी दीवारों में कैद दुनिया से बाहर निकलना। मेरा सपना है एक्सप्लोर करना, दुनिया देखना। जीन एरेन से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इन सबको देखो, यहाँ एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारी बात से एग्री करता हो। फिर एरन कहता है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, समझ गया मैं। तो अब यहाँ से दफा हो जाओ इंटीरियर की तरफ। तुम जैसे हार मान लेने वाले लोगों की फ्रंट लाइन पर कोई जगह नहीं है, इससे सबका हौसला टूटता है। टीन कहता है, बिल्कुल, मैं वही करने वाला हूँ, पर तुम्हें तो दीवारों के बाहर जाना है ना, तो जाओ। वो टाइटन्स जिनसे तुम्हें इतना प्यार है बाहर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। एरन कहता है, क्या सिरदर्द है ये? एकदम से दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। जीन उसे मारते हुए कहता है, चलो भी एरन, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें मुझ जैसे एक मामूली इंसान के खिलाफ लड़ने में परेशानी हो रही है तो तुम टाइटन्स का सामना करने के लायक नहीं हो। एरन भी उसे लात मारते हुए कहता है, बिल्कुल इडियट। जीन एरन को मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन एरन उसके हमले को डॉज करते हुए उसी के पेट में मुक्का मार देता है। उस मुक्के से जीन की हालत खराब हो जाती है। रेनर जीन से कहता है, जीन,
क्या तुम भूल गए कि एरन का हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्कोर क्या था? वह हमारी क्लास में टॉप पर था। तभी जीन एरन के ऊपर किसी चीज से हमला करता है, लेकिन एरन उसे भी डॉज कर लेता है। एरन जीन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मिकासा आती है और एरन को अपने कंधे पर उठाकर ले जाती है। साइड में बैठा रीनर कहता है, या शायद एरन मिकासा से पीछे दूसरे नंबर पर था। वहीं दूसरी तरफ जॉन एरन से कहता है, तुम लकी हो एरन, जो मिकासा तुम्हें इस तरह उठाकर घूमती है। मिकासा एरन को नीचे फेंक देती है और कहती है, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम हमेशा बिना सोचे समझे काम करते हो। फिर एरन कहता है, उसकी बातों को छोड़ो, तुम कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहती हो? मिकासा कहती है, मैं सर्वे कॉर्प्स में ज्वाइन कर रही हूँ। एरन कहता है, तुम क्लास में टॉप पर हो तो तुम मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई करो। सब कह रहे हैं कि तुम आज तक की सबसे टैलेंटेड कैडेट हो। पक्का तुम्हें वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। मिकासा कहती है, अगर तुम मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड ज्वाइन करोगे तो मैं भी वही करूंगी। अगर तुम गार्रिसन ज्वाइन करोगे तो मैं भी वही करूंगी। मेरे बिना तुम बहुत जल्दी अपनी जान गंवा दोगे। एरन कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ चिपके रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आखिर कब तक तुम ये सब करती रहोगी? मिकासा कहती है, जब तक हम जिंदा हैं। फिर कहती है, मैं एक बार अपनी जान गंवा चुकी थी और तुमने ही मुझे नई जिंदगी दी। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मैं अब और परिवार नहीं खोना चाहती। पीछे से आर्मिन आते हुए कहता है, पार्टी खत्म हो रही है, तुम दोनों चलो वापस डॉम चलते हैं। एरन आर्मिन से पूछता है, हे आर्मिन, तुम कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करने वाले हो? आर्मिन कहता है, मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने वाला हूँ। एरेन उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सीरियस हो? मेरा मतलब है तुम तो। आर्मिन कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं एक आम इंसान से भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मैं सिम्युलेटेड कॉम्बैट ग्रेजुएशन टेस्ट में पास हो गया। फिर एरन उसे कहता है, लेकिन क्या इंस्ट्रक्टर ने तुम्हें टेक्नीशियन बनने की सलाह नहीं दी थी? आखिर तुम पढ़ाई लिखाई में तो पूरी क्लास में सबसे आगे हो। फिर अरमीन कहता है, अगर मैं मर भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उन्हें हनस दिखाई देता है। तीनों हनस को सलाम करते हैं। हनस उनसे कहता है, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन जब बात तुम लोगों की आती है तो मैं इसकी आदत डाल ही नहीं पाता। काफी समय हो गया है ना? एरिन हनस को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे जैसा पियक्कड़ इंसान आज गार्निसन में स्क्वाड लीडर बन गया है। हानिस कहता है, अरे तुम शरारती बच्चे फिर से बड़े हो गए हो। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें इस शहर में आए हुए 5 साल हो चुके हैं, है ना? फिर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। एरन कहता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हनस फिर कहता है, तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरा परिवार उस बीमारी की चपेट में आ गया था जिसने हमारे शहर के बहुत से लोगों की जान ले ली थी। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर येगर उस बीमारी का तोड़ लेकर आए और फिर मेरा पूरा परिवार मौत के मुंह से बाहर आ गया। मैं तुम्हारे परिवार का वो कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन अब मुझे कभी वो मौका नहीं मिलेगा। एरन कहता है, आखिर कितनी बार मुझे यही सब सुनना होगा? हनस फिर कहता है, मुझे अब भी जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर येगर कहाँ हैं। फिर हानस एरन से पूछता है, अब सिर्फ तुम्हारी यादों के भरोसे ही कुछ पता चल सकता है, क्योंकि आखिरी बार उन्हें तुमने ही देखा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद है? तभी एरन के सिर में तेज दर्द होने लगता है और फिर एरन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। पर यह हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर अभी फट जाएगा। इसके बावजूद मुझे खाक कुछ याद नहीं आ रहा। तभी एरन को सपने में अपने डैड की याद आने लगती है, जब ग्रीशा उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहा था। और एरन रोते हुए कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? जब से मॉम की मौत हुई है तब से आप पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तभी आर्मीन एरन को नींद से जगा देता है और कहता है, एरन क्या तुम ठीक हो? तुम उसके तुरंत बाद बेहोश हो गए थे, इसीलिए हम तुम्हें उठाकर यहाँ डॉम ले आए। तुम नींद में चिल्ला रहे थे, आखिर तुम क्या सपना देख रहे थे? एरन कहता है, किस बारे में था वो? अरे मैं तो अभी से ही भूल गया। उसके बाद एरन वॉल के ऊपर होता है और कॉनी से पूछता है, कॉनी
तुम तो नंबर 8 पर हो, है ना? पहले तो तुमने कहा था कि तुम मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाले हो। पीछे से थॉमस कहता है, देखा जाए तो मिलिट्री पुलिस में जाना ही समझदारी है। मगर बात यह है कि कल रात तुमने जो बातें कहीं उन्होंने इसका मन बदल दिया। फिर कॉनी कहता है, गलत। मैं वो सही कहा, पर वो जीन था। मैं बस उस कमीने के साथ एक ही ब्रांच में नहीं रहना चाहता। थॉमस कहता है, इससे ये समझ नहीं आता कि तुम सर्वे कॉर्प्स में क्यों ज्वाइन हुए। फिर कॉनी गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, मैंने ये फैसला खुद लिया। थॉमस कहता है, इतना मत शर्माओ। कभी कभी सब कुछ पता होने के बावजूद कदम उठाने में झिझक तो होती ही है। फिर कहता है, वैसे भी तुम अकेले नहीं हो। तभी वहां पर साशा आती है और उन्हें मीट दिखाते हुए कहती है, मैंने सीनियर ऑफिसर के प्राइवेट स्टॉक से थोड़ा मीट चुराया है। तीनों ये सुनकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं, साशा, क्या तुम काल कोठरी में बंद होना चाहती हो? तुम्हें पता भी है तुम कितनी बेवकूफ हो। क्यों? साशा हंसते हुए कहती है, चलो इसे बाद में बांट लेंगे, इसके टुकड़े करेंगे और ब्रेड के बीच रखकर खा लेंगे। कॉनी कहता है, इसे वापस रख कर आओ। साशा उस मीट के टुकड़े को बॉक्स में रखती हुई कहती है, चिंता मत करो, एक बार जब हम अपना इलाका वापस हासिल कर लेंगे तो हम फिर से ज्यादा गायें और भेड़ें रख पाएंगे। फिर टॉमस कहता है, ये वॉल मरिया को फिर से हासिल करने की उम्मीद में मनाए जाने वाले एक उत्सव जैसा होगा। एक बार इसे खा लिया तो फिर बस सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करना ही बाकी रह जाता है। फिर सैमुअल कहता है, मैं भी वो मीट खाऊंगा, इसीलिए थोड़ा मेरे लिए भी बचा कर रखना। फिर सैमुअल एरन से कहता है, एरन, तुम वहां चुपचाप खड़े क्यों हो? क्या तुम पकड़े जाना चाहते हो? एरन 5 साल पुरानी एक बात को याद करता है जब वो ये कहता था, लोग बाहर जाने का नाम सुनते ही मुंह क्यों बनाने लगते हैं। फिर कहता है, उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। आखिरकार 1/3 इलाका और 20% आबादी खोने के बाद इंसानियत अपना सम्मान वापस हासिल कर रही है। हम जीत सकते हैं। इंसानों का काउंटर अटैक अब शुरू होता है। तभी एकदम से वहां कोलोसस टाइटन आ जाता है। उसकी स्टीम की वजह से सारे दीवार के ऊपर से गिरने लगते हैं। एरन चिल्लाकर कहता है, वर्टिकल मैनूवरिंग पर स्विच करें। सारे वर्टिकल मैनूवरिंग पर स्विच हो जाते हैं, लेकिन सैमुअल बेहोश होने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तभी साशा ओडीएम गियर की स्टील वायर उसके पैर पर मारकर उसे गिरने से बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ कोलोसस टाइटन एक बार फिर दीवार को तोड़ देता है। तभी एरेन सबको चिल्लाते हुए कहता है, फिक्स्ड आर्टिलरी स्क्वाड 4, कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ, टारगेट यहां है। कोलोसस टाइटन। ये मौका छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ कोलोसस टाइटन ही दीवार को तोड़ सकता है। अगर हम बस उसे मार दें। एरन हमला करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा।